नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, वाईफाई राजस्थान एग्जाम जो चैनल है ये आपके लिए डेडिकेट चैनल है आरपीएससी के लिए और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, जिससे आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। साथियों, मैं विष्णु कुमार आपके साथ में जुड़ा हूँ। इसके लिए आरपीएससी आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम है उसके लिए, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। साथियों, अनअकैडमी का प्लस कोर्सेज लेने के बहुत सारे फायदे हैं। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, डाउट क्लियरिंग सेशन, सभी कुछ मिलता है फ्री। ये सभी आपको पता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और उसके बाद में अपने मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म करना है कि आप वही हो जो इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो। उसके बाद में आगे चलना है और आरपीएससी सेक्शन में जाकर सबसे पहले विष्णु कुमार जांगेट को फॉलो करना है, जिससे अगर आप कोर्स खरीदते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम टेस्ट सीरीज और जो इंडियन ज्योग्राफी की फ्री क्लासेज चल रही है उसके बारे में आपको नोटिफाई हो सको, आप नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो 24 मंथ्स के लिए 75% डिस्काउंट है भैया, 350 रुपये महीना। अगर आप विष्णु 10 कोड का यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो हुई बात अनअकैडमी की। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम की। राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी सिंचाई परियोजनाओं की अगली कड़ी, जो कि लास्ट कड़ी है, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सूक्ष्म परियोजनाएं। क्या पढ़ेंगे साथियों? राजस्थान की सूक्ष्म परियोजनाएं। राजस्थान की हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखी है, उसके बाद में वृहद परियोजनाएं देखी है, उसके बाद में मध्यम परियोजनाएं, और आज कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने इंदिरा गांधी नहर बहुत अच्छे से देख लिया है, हमने आपकी जो गंग नहर है इसको बहुत अच्छे से जान लिया है, देख लिया है, और उसके बाद नर्मदा जो नहर है इसको बहुत अच्छे से हमने देख लिया है साथियों। अब हम बात करेंगे राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना की। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना देखिए, 1982 के एक समझौते के अनुसार रावी और व्यास नदियों के जल का उपयोग करने के लिए इस नहर का निर्माण यूरोपियन आर्थिक समुदाय यानी ईयू, ठीक है ना, ईयू के माध्यम से, ईयू की आर्थिक सहायता से इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। इस नहर का उद्घाटन 1989 में हनुमानगढ़ के भिनारी नामक स्थान पर राजीव गांधी सर ने किया। ठीक है, इस नहर परियोजना से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील और भादरा तहसील को लाभ मिलने वाला है साथियों। साथ ही चूरू जिले की राजगढ़ तहसील को इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, और लगभग 1,11,458 हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर क्या की जाती है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है राजीव गांधी सिद्धमुख जो नोहर परियोजना है इसके माध्यम से। अब साथियों बात आती है, आप बोलोगे साथ सर ये कौन सी नदी से संबंधित है? तो साथियों ये परियोजना आपके सतलज नदी से संबंधित है, और इस परियोजना का जो कंस्ट्रक्शन था वो 1989 से सन 2002 तक चला। ठीक है ना, और साथियों इसको जल की प्राप्ति कौन से डैम से होती है? तो साथियों आपको पता है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है ना, तो भाखड़ा नांगल डैम से इसको क्या होता है, जल की प्राप्ति होती है। भाखड़ा नांगल डैम से इसको क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है साथियों। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना क्या है, 2002 के अंदर ये फाइनल बनी थी, और इसका पहली बार उद्घाटन जो हनुमानगढ़ के भिनारी नामक स्थान पे किया गया था वो राजीव गांधी ने किया था, और रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल को राजस्थान के अंदर पहुंचाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, और इसको ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की सहायता से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है साथियों। और हनुमानगढ़ की नोहर और भादरा तहसील और चूरू की जो राजगढ़ तहसील है उसको इससे सबसे ज़्यादा इस परियोजना से फायदा होता है। बस यही दो बातें हैं इसके अंदर। अब अगली बात देखिए, साथियों एक है रतनपुरा नहर। कौन सी नहर है? रतनपुरवा नहर। तो ये जो राजीव गांधी जो नहर है इसी के साथ में एक रतनपुरवा नहर बनाने की भी बात चली थी साथियों। तो साथियों ये रतनपुरवा नहर क्या है, देखो आपको पता है इसको राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर परियोजना है इसको कौन आर्थिक सहायता दे रहा था? ईयू। ईयू का मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना, वो इसको आर्थिक सहायता दे रहा था। लेकिन आपको ये पता है ये वाली परियोजना 1989 से सन 2002 के आसपास ये कंप्लीट हुई थी, यानी ये इसका ड्यूरेशन था। और आपको पता है 1998 यानी 1998 के अंदर भारत ने क्या किया था, एक परमाणु टेस्ट किया था। क्या किया था? एक परमाणु परीक्षण किया था आपके पोखरण में। और पोखरण मूवी देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छा पता लग जाएगा। परमाणु टेस्ट किया था। तो साथियों ये जब परमाणु हमने विस्फोट किया, टेस्ट किया, तो इससे पूरे वैश्विक समुदाय के अंदर नाराजगी हो गई भारत के प्रति, और भारत को
आर्थिक सहायता देना लगभग सभी देशों ने बंद कर दिया था, ठीक है ना। फिर भारत ने ये प्रूव किया कि साहब हमने परमाणु टेस्ट किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं किया, लेकिन हमारी स्वयं की रक्षा के लिए किया है। फिर हमने परमाणु पॉलिसी जारी करी, जिसका पहले लाइन ये था कि भारत कभी भी आगे बढ़कर परमाणु हमला नहीं करेगा, और अगर कोई भारत के ऊपर परमाणु हमला करता है तो भारत इसका विकल्प खुला रखेगा। ये इस प्रकार की एक जो आपके इससे संबंधित परमाणु नीति जो बनाई उसके अंदर पहली लाइन थी। तब पूरे विश्व को विश्वास हुआ है यहाँ कि भारत के पड़ोसी देश एक पाकिस्तान है जिसके पास में परमाणु हथियार हैं, चाइना के माध्यम से उसकी हेल्प से उसने बनाए हैं। एक चाइना है जिसके पास खुद के पास में परमाणु हथियार हैं, ठीक है। तो इन दोनों देशों से सुरक्षा के लिए भारत ने भी इस टेस्ट को किया, लेकिन उस समय तात्कालिक रूप से टेस्ट करते ही पूरे विश्व ने भारत के ऊपर क्या कर दिया, बैन लगा दिया, ठीक है ना। तो उस वजह से जो हमारी सिद्धमुख नहर परियोजना थी उसके ऊपर भी दिक्कत हो गई भाई साथियों, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, हमारे को पैसा देना बंद कर दिया। तो देखो एक रतनपुरवा नहर परियोजना है साथियों। तो देखो इस परियोजना का निर्माण भी सिद्धमुख नोहर परियोजना के साथ ही प्रस्तावित था, लेकिन भारत में परमाणु परीक्षण की गतिविधियों को देखकर ईयू ने हमें आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। उसके बाद में ये परियोजना अद्दर झूल में लटक गई और इस पे काम होना बंद हो गया। उसके बाद में इस परियोजना का निर्माण नाबार्ड की सहायता से 1999 यानी 1999 में प्रारंभ किया गया साथियों। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आपको पता है, 12 जुलाई 1982 के अंदर एक समिति थी जिसका नाम था शिव रमन कमेटी। कौन सी समिति थी, शिव रमन समिति की सिफारिश पर जो है आपके इसका गठन किया गया नाबार्ड का, ठीक है ना। तो साथियों नाबार्ड ने फिर इसको हेल्प दी थी, आर्थिक सहायता दी थी। इस परियोजना से लाभ किसको मिलता है, हनुमानगढ़ और चूरू जिले को लाभ मिलता है। और चूरू जिले के लगभग 18,350 हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और हनुमानगढ़ के लगभग 24 गांव और चूरू के लगभग 14 गांव इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। क्या होते हैं साथियों, लाभान्वित होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये है आपकी सिद्धमुख रतनपुरा नहर परियोजना, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक नहर है जिसका नाम है गुड़गांव नहर या यमुना लिंक नहर परियोजना। तो साथियों गुड़गांव नहर या यमुना लिंक क्या है, देखो आपके साथियों यहाँ पता है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है यमुना नदी। क्या नाम है, यमुना नदी। और इस यमुना नदी से हरियाणा और यूपी के अंदर एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है आगरा नहर। क्या नाम है, आगरा नहर, ठीक है ना। ये हरियाणा और यूपी में है। और इसका एक जगह है, इससे एक नहर निकाली गई है। ये जो जगह है इसका नाम है ओखला हेड वर्क्स। क्या नाम है इसका, ओखला हेड वर्क्स, ठीक है ना। यहाँ से एक नहर निकाली गई है साथियों, और इसी नहर का नाम क्या है, गुड़गांव नहर। क्या नाम है इसका, गुड़गांव नहर, ठीक है। और जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, यमुना लिंक नहर बोलते हैं साथियों। मेरे प्यारे मित्रों आपको बता दूं मैं, गुड़गांव नहर जो है इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 141 किलोमीटर है। कितनी है, 141 किलोमीटर है। और इसके अंदर से भी केवल 53 किलोमीटर राजस्थान से संबंधित है। कितने किलोमीटर, केवल 53 किलोमीटर राजस्थान से संबंधित है। और ये जो गुड़गांव नहर है, ये यमुना लिंक नहर है, इससे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो किस जिले को होता है, भरतपुर को होता है। यानी जाटों की नगरी, जाटों के राजा अफलातून, राजा सूरजमल की जो नगरी है, जहाँ पर टीक के महल जहाँ पर फेमस है, वहाँ पर जो भरतपुर है उस भरतपुर को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ये बेसिक बात है इसकी। यानी ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला देखो, ये नहर परियोजना यमुना नदी से आगरा के समीप ओखला गांव से निकाली गई है। इस नहर का राजस्थान में प्रवेश जुरेरा गांव में होता है। जुरेरा गांव कहाँ पर है, भरतपुर में है। यह नहर राजस्थान के भरतपुर जिले की कामा और डीग तहसीलों को में लगभग 28,200 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। बस कहानी खत्म। इतनी छोटी सी नहर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक बार दोबारा देख लेते हैं साथियों। यमुना नदी से एक आगरा नहर निकली है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ से इसी आगरा नहर का एक जगह है ओखला हेड वर्क्स, जहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसको बोलते हैं भरतपुर नहर या यमुना लिंक नहर। और इसकी टोटल लंबाई 141 किलोमीटर है। राजस्थान के जुरेरा विलेज भरतपुर में एंटर करती है। उसके बाद में ये राजस्थान में 53 किलोमीटर है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिला गुड़गांव नहर से कौन सा है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है साथियों, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। बीसलपुर बांध परियोजना, सबसे पहली बात तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। अगर आपसे पूछे
तो उस पर आपको क्या आंसर लगाना है, बिसलपुर। और ये कौन सी नदी पर है, ये टोंक जिले में है। और कौन सी नदी पर है, ये बनास नदी पर है साथियों। किस नदी पर है, बनास नदी पर। इसका निर्माण कब शुरू किया गया, 1988-89 में शुरू किया गया। और कब कंप्लीट हुआ, 1999 के अंदर इसका निर्माण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये बांध टोंक जिले में है, बिसलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर है। इससे अजमेर जिले में, जयपुर जिले में, इसके अलावा नागौर जिले में, इसके अलावा दौसा जिले में, इसके अलावा टोंक जिले के अंदर पानी की सप्लाई होती है साथियों। और बिसलपुर बांध को अजमेर की लाइफ लाइन बोलते हैं। अजमेर की क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन बोलते हैं साथियों। बात समझ गए आप। अब देखो, ये है जयपुर को पेयजल आपूर्ति करने के लिए सूरजपुरा गांव से बालावाला तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। टोंक जिले के अंदर लगभग 256 गांवों के 81,800 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है, एक का नाम है दाई नहर और एक का नाम है बाई नहर। इसमें इससे ज़्यादा इशू नहीं है। इसमें ज़्यादा आपको याद क्या रखना है, भारत की, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर। कहाँ पर है, टोंक में। कौन सी नदी पर, बनास नदी पर। कब कंप्लीट हुई, 1999 में। कहाँ कहाँ पानी सप्लाई करती है, जयपुर, अजमेर, नागौर, दौसा और टोंक के अंदर पानी सप्लाई करती है। लगभग 81,800 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई उपलब्ध भी करवाती है। इससे 2 नहरें निकाली गई है, दाई नहर और बाई नहर। बेसिक बात है, ज़्यादा कहानी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। एक आती है साथियों भरतपुर नहर। साथियों, जो गुड़गांव नहर हमने देखी थी उससे अलग है ये भरतपुर नहर। इस बात का विशेष ख्याल रहे, ठीक है। भरतपुर नहर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की परियोजना है साथियों। ये एक नदी है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है यमुना नदी, जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। अब साथियों, इसी यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, और ये आपकी उत्तर प्रदेश में है। इसी पश्चिमी यमुना नहर से एक छोटी सी नहर निकाली गई है साथियों, जिसको हम बोलते हैं भरतपुर नहर। ये जो ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है आपके, ये भरतपुर नहर है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 28 किलोमीटर है। और राजस्थान की कौन से जिले में सबसे ज़्यादा लाभ देती है, भरतपुर जिले में राजस्थान में सबसे ज़्यादा लाभ देती है साथियों आपकी भरतपुर नहर। बात समझ गए। यानी 2 नहरें हमने भरतपुर के अंदर देखी है। एक का नाम है गुड़गांव नहर या यमुना लिंक नहर, दूसरी का नाम है भरतपुर नहर। ये दोनों यमुना नदी से संबंधित है, और दोनों में से एक हरियाणा से और एक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और राजस्थान के दोनों जिले कौन से हैं, दोनों नहरों से लाभान्वित होने वाले जिले का नाम क्या है, भरतपुर जिला है, ठीक है ना। यानी गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर दोनों का संबंध किससे है, भरतपुर जिले से है। इस बात को ध्यान रखना। जो गुड़गांव नहर है उसकी टोटल लंबाई 141 किलोमीटर है, जबकि भरतपुर नहर की टोटल लंबाई 28 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखो साथियों, भीखाभाई सागवाड़ नहर। साथियों, भीखाभाई सागवाड़ नहर आपको पता है, यहाँ से एक नदी आती है, और इस नदी का नाम आपको पता है, ये नदी है माही नदी। क्या नाम है इसका, माही नदी। और माही नदी पर बोरखेड़ा एक जगह है बांसवाड़ा में, वहाँ पर एक डैम बना है जिसका नाम है माही बजाज सागर डैम, ठीक है ना, जो माही नदी पर है, बांसवाड़ा में है। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर की इसकी क्या है, लंबाई है। राजस्थान का क्या है, सबसे लंबाई के अंदर सबसे लंबा बांध है। इसका विशेष रूप से आपको ख्याल रहे मेरे प्यारे मित्रों। इसी बांध से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है भीखाभाई सागवाड़ नहर, भीखाभाई सागवाड़ केनाल, यानी BBSC, भीखाभाई सागवाड़ नहर, जिसकी टोटल लंबाई 125 किलोमीटर है। और ये राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और दूसरा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सहयोग करती है। इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लाभ देती है साथियों। ये है आपके भीखाभाई सागवाड़ नहर। बात समझ गए, समझ गए ना बात, भीखाभाई सागवाड़ नहर ये है। इसके बाद में हम चलते हैं साथियों अन्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं। कौन सी, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं वो होती है साथियों जो 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के अंदर सिंचाई करती है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं। साथियों, इनके नाम आपके आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये नाम लिखे हुए हैं आपके, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसमें आपको याद क्या करना है, योजना का नाम, परियोजना का नाम और डिस्ट्रिक्ट, यानी ये परियोजना इस डिस्ट्रिक्ट में है, इतना याद रह गया तो बेस्ट है, काफ़ी है। साथियों, 12 जिले की हम बात करें तो 12 जिले के अंदर एक परियोजना है जिसका नाम है बैंतली परियोजना। क्या नाम है, बैंतली, नंबर 1। नंबर 2 है लहासी, नंबर 3 है परवन, नंबर 4 है बिलास, नंबर 5 है अंधेरी, नंबर 6 है कराई, नंबर 7 है हथियादेव, नंबर 8 है हिंडलोत, नंबर 9 है सायगढ़ और नंबर 10 है कछावन परियोजना।
ये 10 परियोजना है, सूक्ष्म परियोजनाएं हैं जो कि 12 जिले में है। बैतली, लहासी, परवन, बिलास, अंधेरी, कराई, हथिया दे, हिंडलोद, सायगढ़ और कछावन। नंबर 2 की बात करें झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की, तो नंबर 1 काली सिंध परियोजना, नंबर 2 चोली परियोजना, नंबर 3 छापी परियोजना, नंबर 4 भीम सागर परियोजना, नंबर 5 गागरीन परियोजना, नंबर 6 मनोहर थाना परियोजना, नंबर 7 पीपलाद परियोजना, नंबर 8 राजगढ़ परियोजना, नंबर 9 कालीखाड़ परियोजना, नंबर 10 भीमनी परियोजना, नंबर 11 माधवी परियोजना और नंबर 12 रेवा परियोजना। साथियों, ये जो 12 परियोजनाओं के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये सूक्ष्म परियोजनाएं हैं जो झालावाड़ जिले से संबंधित है, यानी झालावाड़ और बारां के अंदर सबसे ज़्यादा परियोजनाएं हैं। इसके अलावा बात करें कोटा की, तो कोटा में तकली परियोजना, आलनिया परियोजना और बोराबास परियोजना। तकली, आलनिया और बोराबास, ये 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं आपके कहाँ पर है? कोटा में है। इसके अलावा बूंदी में बात करें तो चाकण परियोजना, गरदड़ा परियोजना, गुड्ढा परियोजना, पबेलपुरा परियोजना और झालीजी का बाराना। ध्यान रखना भाई, इसके ऊपर अभी अभी सरकार ने कुछ घोषणाएं करी है, इसकी वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ये परियोजनाएं आपके बूंदी में है। ऐसे ही हम दौसा की बात करें तो चिरमिरी परियोजना और झिलमिली परियोजना। ऐसे ही सवाई माधोपुर की बात करें तो ईसरदा बांध परियोजना और पीपलदा परियोजना। साथियों, कौन सी परियोजना है ये? पीपलदा, यानी पीपलदा परियोजना का संबंध सवाई माधोपुर से है, ठीक है। जबकि ये देखो, ये पीपलाद है, पीपलाद परियोजना का संबंध किससे है? आपके झालावाड़ से। ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। डूंगरपुर की बात करें, भीखाबाई सागवाड़ नहर परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना, ये कहाँ पर है? आपके डूंगरपुर में, ये सोम नदी पर है। भागेरी का नाका परियोजना उदयपुर और राजसमंद में है। 32 नाला परियोजना सिरोही में है। मानसी वाकल या देवास परियोजना आपके उदयपुर में है। तो साथियों, ये आपकी छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जो बड़ी काम की है। आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार के अंदर लिखी हुई है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। सीधा वो आपके पूछेगा कि बताइए 32 नाला सूक्ष्म परियोजना का संबंध किस जिले से है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या फिर डूंगरपुर। तो आपको टिक लगाना है, 32 नाला परियोजना किस पे है? सिरोही पे। इस तरह के प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं इसके माध्यम से। तो साथियों, आज जो है, आज के लिए इतना ही है और इसके आगे जो है हम कल देखेंगे। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और पढ़ने वाले हैं। चलो थोड़ा और इसको आगे देख लेते हैं। अभी इसके अंदर हम और चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो क्या पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। ऐसे ही जिस तरह से ये सूक्ष्म परियोजना है, इसी प्रकार एक परियोजना है जिसका नाम है भूमादेह परियोजना। और जो भूमादेह परियोजना है ये आपके राजसमंद जिले में, अजमेर जिले में और पाली जिले से संबंधित है। किस जिले से? भूमादेह आपके राजसमंद, अजमेर और पाली जिले से ये संबंधित परियोजनाएं हैं मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद देखिए मानसी वाकल परियोजना, इसका भी संबंध किससे है? उदयपुर से है। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किससे है? उदयपुर से है। उसके बाद है बांडी सेंदड़ा परियोजना, ये आपके जालोर में है। बिसलपुर बांध परियोजना और टोरडी सागर परियोजना, ये आपके टोंक में है। सरेरी परियोजना और मेजा परियोजना भीलवाड़ा में है। और काली सील परियोजना करौली में है। देखो साथियों, काली सील परियोजना करौली में है, जबकि काली सिंध परियोजना कहाँ पर है? आपके झालावाड़ जिले में है। इसके अलावा देखिए ओराई परियोजना, पूछ ले कि भाई ओराई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो साथियों, चित्तौड़गढ़ जिले से ओराई परियोजना का संबंध है। ये हो गई आपकी सूक्ष्म परियोजनाएं। तो साथियों, मैंने लगभग सभी जिले की आपको सूक्ष्म परियोजनाएं बताई है, जिसमें 12 झालावाड़, कोटा, बूंदी, दौसा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जालोर, टोंक, भीलवाड़ा, करौली, लगभग सभी जिलों की हमने क्या कर ली है? सूक्ष्म परियोजनाओं का अध्ययन कर लिया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये मैं जब टेस्ट लेता हूँ तो उसके अंदर भी कई बार पूछता हूँ, तो बहुत बच्चे गलत करते हैं। एक बार इसको याद कर लो भाई, ठीक है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या है? नंबर 1, राजस्थान जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना 2013 में हुई थी और ये जयपुर में। ये वे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बताइए राजस्थान वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? 2013, 2015, 2018, 2020। तो 2013 में हुई थी। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट है सिंचाई प्रबंधन यानी इरिगेशन मैनेजमेंट व प्रशिक्षण संस्थान एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? कोटा में है। और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और ये कहाँ पर है? कोटा में है। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सहायता से ये स्थापित किया गया था।
ये बात समझ आ गई। यानी राजस्थान जल संसाधन प्राधिकरण, इसका गठन 2013 में हुआ और कहाँ पर हुआ? जयपुर में। ऐसे ही सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कोटा में हुई। कब हुई? 1984 में। आगे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार राजस्थान राज्य जल विकास निगम यानी राजस्थान स्टेट वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। कब हुई साथियों? 1984 में। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। वाटर इंस्टीट्यूट यानी जल संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जल नीति, पहली नीति कब जारी की गई थी? 1999 में। और उसके बाद में नवीनतम नीति कब जारी की गई? 2010 में जारी की गई। साथियों ये नीति क्या होती है? कोई भी राज्य सरकार किसी भी बिंदु के ऊपर अपनी नीति जारी करती है। यानी वो ये बताती है कि हम इतने साल में ये काम करने वाले हैं, ये इसके उद्देश्य हैं और इतना बजट जो है हम इस चीज़ के ऊपर खर्च करेंगे। तो एक इस प्रकार की नीति राजस्थान में पहली बार 1999 में आई और जो लेटेस्ट वाटर पॉलिसी है राजस्थान की वो 2010 में आई, यानी 2010 में आई। बात समझ गए साथियों, इसी तरह से एक सुजलम प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है अभी। सुजलम परियोजना जो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आपके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। साथियों सुजलम परियोजना का एम क्या है, क्या महत्व है, या क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है खारा पानी को, यानी जो खारा पानी है ना उसको क्या करना? मीठा करना या पीने लायक बनाना। खारा पानी को मीठा पानी बनाना, ये खारे पानी को मीठे पीने लायक पानी के अंदर चेंज करना, इसका मुख्य उद्देश्य है सुजलम परियोजना का, जो कहाँ पर है? बाड़मेर में है। साथियों सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किससे है? सुजलम परियोजना तो बाड़मेर में है और खारे पानी को पीने योग्य पानी बनाने के अंदर ये महत्वपूर्ण है। अब दूसरी प्रश्न यहाँ पर है कि सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किससे है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि माही नदी के लिए एक स्वच्छता अभियान चलाया गया था, एक क्लीननेस मूवमेंट चलाया गया था, जिसे सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आता है। जोहड़ वाले बाबा कौन है? श्री राजेंद्र सिंह जी। कौन है साथियों? श्री राजेंद्र सिंह जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और राजस्थान के अलवर और चूरू जिलों में इन्होंने जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन का बहुत बड़े लेवल पे काम किया था। जोहड़ बनाना, नाड़ियाँ बनाना, ठीक है ना, और जितने भी लोगों को जागरूक करना, वृक्षारोपण के कार्य करना, इन्होंने राजेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया था जल संरक्षण को लेकर। राजस्थान में कहाँ पर? अलवर जिले में और चूरू जिले में। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ क्या होता है आप जानते हो? शेखावाटी क्षेत्र में जो मीठे पानी के कच्चे कुएं होते हैं उन्हें जोहड़ के नाम से जानते हैं। और जोहर आप राजस्थान इतिहास में पढ़ते हो, यहाँ ज्योग्राफी में जोहर नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है ना, जोहड़ पढ़ोगे। साथियों राजेंद्र सिंह जी के काम को देखकर सन 2015 में 2015 में इन्हें एक अवार्ड से, एक पुरस्कार से नवाजा गया और उस पुरस्कार का नाम है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, स्टॉकहोम वाटर अवार्ड। साथियों इसे पानी का नोबल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इतना महत्वपूर्ण अवार्ड है ये कि इसे जल का नोबल यानी पानी का नोबल बोलते हैं। भाई इसे ध्यान रखना इस बात का। क्या बोलते हैं? पानी का नोबल पुरस्कार। इतना बड़ा पुरस्कार है ये, छोटा पुरस्कार नहीं है। जब आपको मिलेगा ना तो पूरे अखबार में 4 दिन तक आपकी फ़ोटो आती रहेगी लगातार। साथियों इन्होंने एक एनजीओ का निर्माण किया गया जिसका नाम है तरुण भारत संघ। क्या नाम है इसका? तरुण भारत संघ। एक एनजीओ का इन्होंने गठन किया जोहड़ वाले बाबा श्री राजेंद्र सिंह जी ने। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जोहड़ वाले बाबा के बारे में जो आपको पता रहनी जरूरी है। साथियों जब नदियाँ हमने देखी है तो हम देख रहे हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 19 सितंबर 1960 को। साथियों ये क्वेश्चन RAS प्री 2013 में आया था। कब आया था? RAS प्री 2013 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था? देखो सिंधु झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज, रावी व्यास और सतलज, सिंधु झेलम और चेनाब, ऊपर की जो 3 नदियां हैं इसका 80% पानी पाकिस्तान काम में लेगा और 20% हिंदुस्तान। नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी व्यास सतलज, इसका 80% पानी हिंदुस्तान काम में लेगा और 20% पाकिस्तान काम में लेगा। इस तरह का ये सिंधु जल समझौता हुआ था। तभी तो हमने बहुत सारी नहरें निकाली है सिंधु नदी से और व्यास नदी से, ठीक है, जिसका पानी जो है हमारी मरुधरा के अंदर पहुंचा सकें और उसको हरा भरा कर सकें। तो साथियों ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ। अब जो कल जो टॉपिक चलेगा हमारा उसमें क्या होगा मैं आपको आज इन्फॉर्म कर देता हूँ।
राजस्थान के जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे है, उससे जितने भी पानी के प्रोजेक्ट हैं, यानी जल से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों, जिससे क्या हो, आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पढ़ने के बाद में बाहर नहीं जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही है। आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आरपीएससी सेक्शन में जाकर फॉलो कर लें, जिससे राजस्थान ज्योग्राफी के टेस्ट और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए, वो आपको मिल सके और आप ये जान सके कि आपकी जो पढ़ाई चल रही है, जो स्टडी आपकी चल रही है, उसके अंदर कोई कमी तो नहीं रह रही है साथियों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर इकोनॉमिक सर्वे की जो पानी से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनकी चर्चा बखूबी रूप से हम करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहो। और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कर लो, जिससे आप टेस्ट दे पाएँ। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।